वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और नमस्कार कहता हूं और आदाब सत श्री अकाल सब सैल्यूटेशंस के साथ बिगिनिंग करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक है, आज अभी तक सारे टॉपिक्स आपसे बताए हूँ, आज थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर खत्म करने की। और जैसा पहले बताता हूँ, अपनी कहानी बोलने का मतलब नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं समझेंगे, मेरे भाषण को या मेरे स्पीच को आप नहीं समझ सकते, या मेरे वक्तव्य को कहने को, तो सभी जानते हैं मेरा नाम प्रियेश है। और मैं जो है घर पढ़ने की कभी मेरी इच्छा नहीं थी। घर वालों के डांट से डर से मैंने पढ़ाई लिखाई की और थोड़ा अच्छा नंबर आ गया 10th क्लास में। तो उसके बाद जो है अगल बगल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले 10th क्लास के बाद। तो उससे जो है एक सबने कहा कि वो मैं पिताजी बैंक में थे, तो मैनेजर साहब कहते थे मैनेजर साहब का बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में है। तो उससे घमंड बढ़ गया और पढ़ाने पढ़ाते बोलने की स्किल आ गई। तो वो पहला जीवन का चैप्टर था और फिर वो था। तो फिर उसके बाद घर वालों के गाली से डर से इंटर पढ़ लिया। तो उसमें से क्योंकि जो हमको पता नहीं था क्या करना है, तो हाई स्कूल में जो सबसे टॉपर लड़के थे हमारे क्लास में, वो साइंस ले रहे थे। तो मुझे भी लगा टॉपर बनने के लिए साइंस लेना जरूरी है, तो मैंने साइंस ले लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दिया। तो उसमें भी इंटर में तो पता था कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना टफ था, लेकिन तब भी उसमें भी अच्छा परसेंटेज आ गया। तो फिर क्या करे, तो आईआईटी की तैयारी की, उसमें हुआ नहीं। तो सबने कहा कि अब तुमने आईआईटी में तुम निकाल नहीं पाए पढ़ाई, या अगर देखा जाए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि पापा जो एरिया में सब डॉक्टर्स और बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उन्होंने या टीचर्स थे या इंजीनियर्स थे, हमारे हमारे हम जिस इलाहाबाद के लोकेलिटी में रहते थे। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि नहीं, अपने बेटे को टेक्निकल लाइन भी, वो जॉब ओरिएंटेड है, नॉन टेक्निकल लाइन जो है जॉब ओरिएंटेड, जैसे बीएससी एमएससी प्योर फिजिक्स है, लेकिन बीटेक एमटेक जो है ये टेक्नोक्रेट का है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। इसी के लिए जो है उसी रास्ते पे आना पड़ा और जो है जीवन में किया। तो उसके बाद और फिर तो इलाहाबाद सिटी से ही जो है करीब करीब बहुत जो है क्या कह लीजिए बीटेक बीटेक पास किया, क्योंकि वो एक्चुअली इलाहाबाद से 18 किलोमीटर करछना करके वही मेरा कॉलेज यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जहाँ मैंने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद समझ नहीं आया क्या करे। तो फिर क्योंकि क्या करे सचमुच नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि घर देखो, एक बताता हूँ, घर वालों का जो माइंडसेट था वो था कि प्योर गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, जब मैं बीटेक करने गया तो मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मेरे मन में ज़्यादा था, क्योंकि एक्चुअली होता है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी सर्विस है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विस था, वैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वो इंजीनियर्स के लिए होता है। उसको क्वालिफाई करने तो बहुत ही प्रतिष्ठित या बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब होती है। तो वो घर वाले चाहते थे ये घर, तो वो कंप्यूटर साइंस उसका मेन प्लेयर नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल जो और प्रोडक्शन जो जो इनिश जो जो क्या जो कि क्या कह लीजिए, जो कि पहले जमाने से आए हैं, है जो इंजीनियरिंग, तो वो ज्यादा आईईएस के लिए शोभा देता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये एक जीवन का है, ठीक है। तो लेकिन फिर गए तो सबने कंप्यूटर साइंस मुझसे सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि कंप्यूटर साइंस का सीट मिलना ही कठिन था। मतलब ये होता था कंप्यूटर साइंस सबसे हाईएस्ट नंबर पे एलोकेटेड होता, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, ऐसे होता था उस जमाने में जब हमने कॉलेज में एंट्री की। फिर कुछ समझ नहीं आया तो क्या करा, तो एग्जाम दिया एमटेक का, तो हुआ नहीं। तो फिर पुणे में सीडैक का पेपर दिया, एक दोस्त के कहने पे हो गया। तो मैंने पढ़ा कि परम सुपर कंप्यूटर सीडैक ने बनाया था। एक्चुअली कहानी ये कि राजीव गांधी जी के वक्त ये मिस्टर भाटकर ने, मैं वो कहानी बाद में बताऊंगा। राजीव गांधी जी को अमेरिका ने मना कर दिया, तो फिर मिस्टर भाटकर ने 75% IITians के एफर्ट के साथ मनी और टाइम में वो परम सुपर कंप्यूटर बनाया था, इसलिए गया। उसके बाद जो है ये था, ठीक है। लेकिन हर समय घर का या घर के जो लोग थे उनकी जो मेंटालिटी थी वो थी गवर्नमेंट सर्विस, पावरफुल रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट सर्विस, जैसे कि सिविल सर्विस हुआ, पुलिस हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, ये घर वालों की सोच थी। और मैं टेक्नोक्रेट था, मजबूरी में टेक्नोक्रेट बन गया। अब दोनों में बहुत ज्यादा जो है मन का अमेल या मन का डिफरेंस था। तो इसीलिए जो ये, चलिए वो कहानी में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए कहता हूँ आपसे, क्योंकि जब तक आप मुझे समझेंगे नहीं तब तक मैं क्या कह रहा हूँ मेरे विचार को नहीं समझेंगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि टू जो कहना ये ना कि आई एम अनबायस्ड, फेयर एंड रैशनल, ये इंग्लिश में बोलना आसान है, लेकिन हर आदमी, देखिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरा जन्म जिस घर में हुआ, मेरे चाचा, ताऊ पिता के बड़े भाई, बुआ, मामा मामी, जो भी या माँ बाप, ठीक है। तो ये मैं एक लेवल पे जाकर टेक्नोक्रेट बना हूँ, मतलब 10th पास किया, इंटर पास किया, फिर बीटेक में पहुंचा, ठीक है। या फिर मास्टर्स करने के, लेकिन बचपन से जिस दिन से मेरा मैं छोटा था या छोटा बच्चा था, उस दिन तो मैं कोई बीटेक नहीं कर रहा था। या फॉर एग्जांपल, या
तो तब मेरे जो लाइफ का यूनिवर्सिटी थी, जो मेरे लाइफ का जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, वो मेरे मम्मी पापा, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ताऊ पिता के बड़े भाई, मेरे चाचा, ये लोग थे। मतलब इंसान की जो पहला स्कूल होता है उसका घर होता है, पहला स्कूल या पहला यूनिवर्सिटी है वो। तो और अगर आप देखिए इंटरमीडिएट इंसान इंडिया में 17 या 16-17 एज में पास करता है, और अगर वो इंजीनियरिंग भी अपने होम टाउन से करे तो फिर तो 20-22 साल तक वो घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। तो जब घर में 20-22 साल तक रहता है, या 18 ईयर्स तक भी रहता है, अगर मैं ऐसा मान लूँ, तो उसके जो मन पर है घर का या घर के माहौल का बहुत बड़ा छाप होता है, और वो एकदम डिफिकल्ट है कि उसको आप जीरो कर दे। ठीक है, बाहर निकलने के बाद प्रैक्टिकलिटी के लिए उसे थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक्स है वो आपके जो घर में आप 20-20 साल तक देखते हैं, माँ बाप, चाचा, ताऊ और पूरे फैमिली के, तो वो है। तो ये सभी की बिगिनिंग है। मैं भी कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, और मैं भी, मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है, वो उसका उसका बहुत बड़ा डिपेंडेंस इलाहाबाद सिटी में उस पहले 20 से 22 साल की मेरी मेरी स्टे या मेरे रहने पे हुआ है। ठीक, होगा ही होगा, क्योंकि वो मेरा बिगिनिंग था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, बहुत जल्दी करता हूँ, क्योंकि टॉपिक तो बहुत जल्दी वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि दोस्त लोग कहते हैं 1 घंटे में खत्म करो, लेकिन 1 घंटे में टॉपिक खत्म करना बहुत कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर सकूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, सभी ऑनरेबल फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बॉलीवुड एंड इंडिया। बॉलीवुड एंड इंडिया। ठीक है, भारत और बॉलीवुड, क्या इसका कनेक्टिविटी है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है ये। ठीक है, तो मैं क्यों कहना चाहता हूँ, देखिए, हम लोग किताब से पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले 10th तक पढ़ा, तो 10th में था इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, सॉरी, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, और आपका जो था ये, और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट थे मेरे 10th तक। 11-12 में जब गए तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस, हाँ, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ये सब तो होता है, ये 5 मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर बीटेक में गए, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा, तो फर्स्ट ईयर में आपको बता देता हूँ, इंजीनियरिंग मैथ होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है। सेकंड ईयर में आपका डिजिटल डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब होता है। थर्ड ईयर में कंपाइलर, और सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका कंपाइलर, ऑटोमेटा थ्योरी, फिर आर्टिफिशियल, आपको कई बार बीटेक की कहानी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो मोटा मोटी तो ये है। ठीक है, ये फंडामेंटली लाइफ का मेरा एक आधार रहा है। ठीक है, तो जो है, तो ये है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आज, बहुत ही इम्पोर्टेंटली, देखिए, पढ़ाई लिखाई हम करते हैं पास होने के लिए। हमारे घर में माँ बाप, चाचा, ताऊ, सब लोग होड़ लगा देते हैं, या पूरी फैमिली का जो सर्कल है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नहीं करोगे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, लाइफ में आए करोगे क्या, लाइफ लीड कैसे, हम लोग जब नहीं रहेंगे तो पैसा कैसे कमाओगे, लाइफ लीड कैसे करो, डर के लेकिन ये ठीक है, चलिए, मैं, उनके घर वालों ने कहा तो मैं उनकी बात को मान लेता हूँ। लेकिन देखिए, मैं आपसे ज्यादा कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई लिखाई से जितना सीखा, उससे उससे अगर ज्यादा नहीं तो कम, मैंने टीवी सीरियल या टीवी फिल्मों से देख के सीखा है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रियेश होने के नाते मैं जो कहना चाहता हूँ, प्रियेश होने के नाते। देखिए, मैं आपको 2-3 शब्द देता हूँ। जो मैंने भगत सिंह का वो देखा था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उससे मैंने लाहौर वर्ड्स जाना था। बचपन, छोटा बच्चा था, क्लास स्कूल में पढ़ता, तब लाहौर वर्ड, तो तब पता चला लाहौर एक ऐसा सिटी है जो कि पाकिस्तान में आज आता है, और जो कि पंजाब का कैपिटल था, एक महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल था। ठीक है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल है वो है। ठीक है, फिर लाहौर हुआ, फिर आपका जो है मंगल पांडे, जब हमने फिल्म देखा तो बैरकपुर, जहाँ मेरे दादाजी भी जॉब करते, मैंने आपको कहानी बताई है, बैरकपुर से मेरठ, जो 1857 रिवोल्यूशन होगा, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो हमने हमने जो एक पोयम पढ़ा है, तो वो जो मंगल पांडे फिल्म है, उससे मैंने बैरकपुर और पूरा इसको समझा। फिर चक दे इंडिया फिल्म जो थी, उसमें पहली बार मैंने देखा था, वो जो शाहरुख खान जी की ग्रेट फिल्म थी, तो ध्यानचंद स्टेडियम के बारे में देखा था, जिससे ध्यानचंद जी का जो है ये हुआ। फिर जब बच्चे थे तो भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की एक आती थी, भारत एक खोज, पृथ्वी में सत नहीं था, असत भी था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। तो 52 एपिसोड्स थे, उसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज आती थी सीरियल। तो इतना टीवी होता था, ये मोबाइल और ये आपका यूट्यूब नहीं होता था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इन सब चीजों से मैंने सीखा बौद्धिज्म क्या है। बेसिकली इतना नहीं डिटेल में आज जैसे पढ़ाओ नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी जो वो भारत एक खोज देखी थी,
ये आपका मंगल पांडे फिल्म देखी, ये आपका जो है भगत सिंह देखा, और ये आपका जो है चक चक दे इंडिया देखा, तो इससे मोटा मोटी हिस्ट्री समझ में आती है क्या होता है। तो ये जो जो तो एक फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि जो फिल्म जो है वो 1960 में देवानंद जी के वक्त या उसके पहले भी आप अगर देखें तो उसमें फिल्म बहुत पड़ा था। आज सिर्फ फिल्म नहीं, यहाँ पे एक मल्टीमीडिया सोसाइटी है, फिल्म है, उसमें टीवी सीरियल है, उसमें न्यूज चैनल है, उसमें स्पोर्ट्स चैनल है। तो इन सबको मिला के जो आपका टीवी इंडस्ट्री है जिसको हम कहते थे उस समय, याद या जो जिसको मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो कितना स्ट्रांग है आज आपका। आज तो न्यूज चैनल, अब आज के समय में आज देखिए तो आज के समय में अधिकतर जो हम लोग हैं, किताब कॉपी तो एक ठीक है जो पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज में करते हैं, लेकिन मीडिया का जो न्यूज चैनल है, जो इतने इतने स्ट्रांग मीडिया है आज के समय, इतने हजार रिपब्लिक चैनल है, एनडीटीवी था, या इतने हजार जो आज के न्यूज चैनल, उससे इतनी ठीक है, आप उसे किसी को गोदी मीडिया कोई कहे, किसी को खराब मीडिया कहे, वो एक अलग इशू है, लेकिन उससे हमने उन डिबेट जो होती है कांग्रेस बीजेपी में समझ लीजिए, या किसी पार्टी में भी जो होता है डिबेट, उससे हम लोग, उससे जो नॉलेज नॉलेज हम लोग पा पाते हैं, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के बारे में, एज कम्पेयर टू कि कोई किताब से एक किताब से हम एब्स्ट्रैक्टली पढ़ रहे हैं और एक लाइव डिबेट हो रहा है, या एक फिल्म हो रहा है, समझ लीजिए ये, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना पॉइंट। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पहले कान पकड़ता हूँ इसलिए क्योंकि लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम कान पकड़ के लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े सिंगर थे, और हम मेरी कोई मैं अगर उनके चरणों के धूल के बराबर भी हो जाऊं तो बहुत बड़ा मानता हूँ। इतना हमारे घर वाले लता जी को और मोहम्मद रफ़ी साहब का इज्जत करते हैं, ठीक है। किशोर कुमार जी और आपका केएल सहगल, उनका भी नाम है, और उसके बाद जो है आपका अशोक अशोक कुमार, तो मन्ना दे साहब, ठीक है। तो अगर आप उस हेमंत कुमार साहब, उस जमाने को देखिए 1960 या 50 की, मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर कहानी बता दो। दादा साहब फाल्के साहब थे, उन्होंने पहली बार हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। उस समय ऐसा था कि कोई फीमेल एक्ट्रेस उसे उन्हें मिली नहीं थी, तो मेल एक्ट्रेस को फीमेल बना के उन्होंने प्रस्तुत किया था। दादा साहब फाल्के साहब ने, सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव थी इंडिया की, और ये तो था। अभी बच्चन साहब को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन दूसरी चीज ये है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो है ये की जो है पहली फिल्म अगर आप देखें 1936 में अछूत कन्या फिल्म आई थी। एक्चुअली होते मराठी ब्राह्मण फैमिली से मिस्टर कुमुदलाल गांगुली, जिसका नाम अशोक कुमार है, वो एक बनते हैं, और देविका रानी जी ये जो है दलित फैमिली से बिलोंग करती है। और अंबेडकर साहब उस समय अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट भी हुआ था उसके थोड़े पहले, और महात्मा गांधी जी जो थे वो उस समय जो हरिजन मूवमेंट चला रहे थे। तो जो अछूत कन्या फिल्म थी, वो उस समय की जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके डिमांड के हिसाब से अछूत कन्या फिल्म बनी थी, और पहली सुपरहिट फिल्म थी कह लीजिए। उसके फिर जन्मभूमि किस्मत है। तो अशोक कुमार जी जो है, इस जो सिल्वर स्क्रीन आप कहते हैं, इसके पहले सबसे ग्रेट एक्टर थे। उसका दिलीप कुमार साहब है। दिलीप कुमार साहब की कहानी में आपको शायद उसमें है कि वो आए थे, तो उनको वो देविका रानी जी से मिले थे शायद, यहाँ रानी जी से मिले थे। तो उनका नाम तो मोहम्मद यूसुफ खान था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये नाम जो है, मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ, दिलीप कुमार, ये तुम्हारा स्क्रीन नाम बहुत अच्छा रहेगा। तो उनका नाम तो दिलीप कुमार बन गया, और दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार साहब है, आप जानते हैं, उनका भी नाम कान पकड़ के लेता हूँ, ठीक है। और फिर देवानंद साहब की कहानी 1943 में वो लाहौर में पढ़े थे, गुरदासपुर में उनका घर था, आज के पंजाब में, देवानंद साहब का। 1943 में वो जो है उनको वो बीए पढ़े थे लाहौर कॉलेज से, एमए पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी का पैसा नहीं था। तो थर्ड कंपार्टमेंट, थर्ड क्लास रेलवे, उसमें सीट पे चढ़ के 30 रुपए लेके वो आए थे आज के फ्रंटियर रेलवे, पंजाब से बॉम्बे। और उन्होंने तब जाके 43 में आके उन्होंने फिर देवानंद देवानंद बन गए। अब हम तो देवानंद का भी नाम कान पकड़ के लेता हूँ, ठीक है। लेकिन लता जी और रफ़ी साहब को जो है हम सचमुच कान पकड़ते, क्योंकि बहुत बड़े संगीतकार थे। मैं उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन चलिए, ये तो एक फंडामेंटल बात हुई। अब आते हैं बॉलीवुड के इम्पैक्ट पे, और बॉलीवुड एंड इंडिया जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, फिल्म जो है समाज का, एक गाना आवारा हूँ जो राज कपूर का था, वो रशिया में बहुत फेमस था। रशिया में बॉलीवुड के कई कई गाने बहुत फेमस थे उस समय, जब सोवियत यूनियन था रशिया, तब उसका नाम नहीं था, उसको सोवियत संघ कहते थे। वो फिर 1989 में टूट गया सोवियत यूनियन। एक्चुअली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आर्मी को उसने रिकॉग्नाइज किया था यूएसएसआर ने, ठीक है। बहुत सुपर पावर थी वर्ल्ड की, आज भी है मिलिट्री, जो जिसको जिसको रशिया आज कहते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं कहना ये तो एक पहलू हुआ भारतीय फिल्म का, ठीक है। और उस समय मैं आपको छोटा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है, जैसे ये तो एक कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और नाचने गाने वाले जो है भांड है, ऐसा
ऐसा ऐसा ये एक मेंटल इंटरप्रिटेशन बहुत बहुत समाज का होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर 1950s और 60s की आप बात करें, तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई जाए तो उसको बहुत ही रेजिस्टेंस, घर में आपके अगल बगल वाले बहुत ही आपको जो है एक नेगेटिविटी होगी कि आप पता नहीं, आप अच्छा था कि आप एमए बीएससी एमएससी या बीटेक एमटेक करके एक सरकारी नौकरी कर लेते, क्या फिल्म इंडस्ट्री में जाने की जरूरत है, ठीक है। ये तो चलिए एक एक उस समय का इंटरप्रिटेशन था, मैं 1960s या 50s की अगर आपको बताऊं, ठीक है। मतलब मैंने सुना था कि कोई सितारा देवी करके बहुत बड़ी शायद डांसर या वो आर्टिस्ट थी, तो उनके पिताजी शायद उन्हें डांस और म्यूजिक सिखाते थे। तो उस समय मैं सुनता हूँ कि उनके पिताजी जब ये सिखाते थे अपनी बेटियों को डांस और म्यूजिक, तो अगल बगल वाले जो है, मतलब जो मोहल्ला कह लीजिए, लोकेलिटी वाले अजीबोगरीब देखते हैं, पता नहीं कैसे इंसान अपनी बेटी को डांस और म्यूजिक सिखाते हैं। लेकिन वो भी बहुत बड़ी संगीतकार, या उस समय बनी वो एक्ट्रेस, मतलब बहुत बड़ी संगीत नृत्यकार, संगीतकार और नृत्यकार बनी उस वक्त में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो जो मैं आपसे कह, जैसे कि आज से कुछ साल पहले प्राइवेट जॉब की बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन आज तो समाज लिबरलाइजेशन हुआ, भारत बदला, तो आज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल चीज है। लेकिन जो मैं कहना आपसे चाहता हूँ, और जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ या उल्लेख कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है। तो देखिए, दो तीन चीज मैं आपको फंडामेंटली बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ आप समझेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि फिल्म और बॉलीवुड का एक भारत के समाज से बहुत बड़ा जोड़ है। जैसे अशोक कुमार की फिल्म थी अछूत कन्या, वो आई थी भीमराव अंबेडकर जी के समय और महात्मा गांधी जी के समय, जब ये अनटचेबिलिटी का बहुत बड़ा जोर था, पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद आई थी, ठीक है। ठीक है। और देवानंद साहब जब आए थे, उनकी फिल्म, उनकी 45 में जो फिल्म आई थी, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट तब गांधी जी का चल रहा था 1942 में, उससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो ठीक है, देवानंद साहब जब पहली बार पंजाब से आए थे बॉलीवुड में, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है भारतवर्ष का, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहता हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि उस जमाने में जो है फिल्मों में काम करने के लिए लोग नाम बदल के काम करते थे बहुत लोग, और फिर पार्टीशन हुआ था, तब तो एक अलग इम्पैक्ट था। लेकिन दूसरी दूसरी एक और बड़ी बात है कि जो है, जो सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज जैसे मैं आप बैंगलोर या मुंबई सिटी में आप अगर रहते हैं, तो ये सब हाई लेवल की जो है जो इंटरनेशनल सिटीज है, ठीक है। यहाँ पर एक आप फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है आपके पास। आप किसी गांव में नहीं रह रहे जहाँ की समाज का बहुत बंधन है। एक सिटी में आप जब रहे, आपके पास आज़ादी बहुत है। पब जा सकते हैं, डिस्को में जाके डांस कर सकते हैं, वहां जाके जो है, मतलब आप समझ रहे पब का मतलब क्या होता है, मुझे बताने की आपको आवश्यकता है, जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज है। तो अगर आप 50s 60s में जाइए तो आज भी, तो क्यों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी जो है जो जो उस समय का 50s 60s में जैसा भारत रहा होगा, उसकी छाप आज भी यूपी के गांव में दिखाई देती है। सिटीज बहुत, नोएडा बहुत बदल गया, लेकिन यूपी से गांव में वो गाना भी था, मैं तेरी दासी जन्म की प्यासी, तुम्ही हो मेरे श्रृंगार प्रीतम, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। हाँ, और पिया ऐसो जियो में जगाए गए हो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवाए गए हो रे। ये मीना कुमारी जी का सॉन्ग था, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो हम कहते हैं कि 60s या 1950s में समाज बहुत ही कंजर्वेटिव था, तो उसके छाप जो है, उसकी जो रेमिनिसेंस है, आपको यूपी किसी गांव में मिलेंगी। सिटीज में लाइफ बदल गई, यहाँ फ्रीडम ऑफ लाइफ है, बहुत कुछ, सब बहुत आज़ादी है यहाँ पर आपको। या फ्रीडम है बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू किसी गाँव में। ये लेक्चर में पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस जमाने में फिल्म जो करता भी था, इतने बंधन थे वहाँ उस जमाने में कि फिल्मों को जो है, यार कपूर फैमिली का तो मैं बता ही देता हूँ, पृथ्वीराज कपूर, पर्दा नहीं जब कोई वो प्यार किया तो डरना क्या, जो फिल्म वो था, गाना था, मधुबाला जी, अशोक कुमार, मधुबाला जी, दिलीप कुमार साहब और पृथ्वीराज कपूर, वो जो फेमस गाना था, ठीक है। तो कपूर फैमिली का तो एक्चुअली अलग इम्पैक्ट है, लेकिन मैं जो बात आज कहना चाहता हूँ अभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बात मेरा ये, मैं दो तीन चीज आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि बॉलीवुड जो है, आप जिसको बॉलीवुड कहते हैं, और जो भारतीय सोशल लाइफ है, उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। गाना भी था, जब ये गवर्नमेंट सर्विस का जोन था, तो और बहुत ही लिमिटेड सैलरीज होती थी लोग, ये हमारे पिताजी के वक्त की बात है कि दिन है पुराना आज पहली तारीख है, मीठा है खाना आज पहली पहली तारीख को सैलरी आती थी। तो ये उस जमाने का गाना था, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए आज जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, फ़िल्म बॉलीवुड है या जो आपका वेब सीरीज़ है, इसमें तो हर तरह के जो है सीन होते हैं, हर तरह के जो एक्टिंग होती है, तो बहुत फ्रीडम है। लेकिन 50s और 60s का जब ज़माना था, जो मैंने बहुत डिटेल में बॉलीवुड को समझा है, तो उस ज़माने में जो है पहली बात तो आधे लोग जैसे जो है आपके माँ-बाप भी मतलब कि मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल तो उसमें तो परिवार का ऐसा बंधन था कि पहले बात तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना लोग बहुत डरते थे कि लोग क्या कहेंगे अगल-बगल वाले, जैसे होता है ना कि ये नाच-गाना तुम्हारा बेटा करता है, ये तो एक पॉइंट हुआ। लेकिन दूसरा एक और भी बड़ा पॉइंट था कि समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो है कह लीजिए एक सेंसरशिप या टाइट रेगुलेशन था। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ इसको क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। जब भीमराव अम्बेडकर जी भारत के लॉ मिनिस्टर बने पहले, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। तो हिंदू कोड बिल में क्या था कि पहली बार डाइवोर्स तलाक को पहली बार मान्यता प्राप्त हुई, मतलब कि ऑफिशियली। उसके पहले कोई समझ लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं जीना चाहते तो वो अगर अलग अलग रहे समझ लीजिए तो वो होता था इन इन प्रैक्टिस रहते थे। वो कानूनन तौर पे हिंदू समाज में तलाक डाइवोर्स करे कोई चीज नहीं थी। 19 1940 1950s के समय जो 1950 के बाद हाँ जो हिंदू कोड भी लाया जिसको नेहरू जी ने पास कराया। और मैं आपको बताता हूँ यूपी का ही था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, वो नेहरू जी के खिलाफ लड़े थे कि ये। और राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू कोड बिल के बारे में अपने माँ से और अपने परिवार के लोगों से पूछा, वो खुद ही सहमत नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं थे हिंदू कोड बिल से। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी और नेहरू के प्रभाव में आकर नेहरू जी ने पास किया और पहली बार जो है जिसको कहते हैं कि औरतों को अपने हक मिला अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में। ये इस टाइप से बहुत बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वो स्टेप था। उसमें कुछ स्टेप और हिंदू कोड बिल में पहली बार तलाक को डाइवोर्स को पहली बार ऑफिशियल स्टेटस मिला। उसके पहले डाइवोर्स जो है जैसे भारत में जो बहुत पारसी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, मुस्लिम समाज है, तो डाइवोर्स या तलाक जो है उसके पहले हिंदू समाज में ऑफिशियल लेवल पे इस तरह नहीं था जैसे कि उस समय था। और मैं आपको बताता हूँ हम लोग जब बच्चे थे यूपी के गांव में, पिताजी से बताता हूँ हमने पढ़ा भी करछना से ही, और पिताजी यूपी के गांव गांव में पोस्टिंग रहती थी, तो वहाँ ये शब्द तलाक या डाइवोर्स बोलने में भी डर लगता था क्योंकि परिवार की पूरी जो है मतलब परिवार का जो पूरा जो मर्यादा है या उसका जो पूरा है वो चकनाचूर हो सकता है अगर आप ये डाइवोर्स वर्ड को यूज करें। ठीक है, तो पहली बार जो थे डाइवोर्स को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया हिंदू कोड बिल के समय। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा जो प्रेसिडेंट थे भारत के कि मैं तो अपने माँ बाप मम्मी मैं तो अपने घर वालों को मनवा नहीं पा रहा हूँ यार, तो आप कैसे देश को हिंदू कोड बिल के बारे में मनवाएंगे। तो अम्बेडकर जी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी के समय की ये पूरी कहानी है, ये मैं आपसे कहता हूँ। तो और ये एक इसका ये जो है एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अब मैं दूसरा आपसे चीज बताता हूँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है आज के फिल्म इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे मैं रफ़ी साहब और लता जी का नाम लेते हुए कान पकड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे वो गुरु है म्यूजिक या संगीत के। ठीक है, या लाइफ के भी गुरु हैं। मैं उनका अगर चरणों की धूल पा जाऊं तो मैं बहुत बड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक के एम मुंशी करके बहुत बड़े नेता थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, उनकी पत्नी थी लीलावती मुंशी। तो जो बॉलीवुड का 1947 से पहले तो था, लेकिन 14 अगर ये ऑफिशियल चीज है, मैं तीन चीज आपको बताता हूँ समझाने के लिए। भारतीय समाज का क्या 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 था, लीलावती मुंशी की पहले बात करता हूँ, फिर एक और दो कानूनों की बात करता हूँ। एक कानून है 497, एक लॉ था इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर में, और 377। तो ये तीनों कानून बताना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा इसलिए। ठीक है, तो लीलावती मुंशी जो थी के एम मुंशी की वाइफ थी, तो उन्होंने ये रेगुलेशन या लॉ बनाया था कि कोई भी बॉलीवुड में इंटीमेट या लव मेकिंग किस सीन या लव सीन ये सब बॉलीवुड में नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप देखें 1950 से 70 तक बॉलीवुड में जो है कोई बहुत ही कम 0.1% ही कोई इस प्रकार के सीन होते होंगे। और जो एक्ट्रेस थी हमारी उसमें मैं बता दूं बड़ी बड़ी एक्ट्रेस कौन थी, एक थी माला सिन्हा जी थी, और आपका जो है जया बच्चन जी तब तक शायद आई नहीं थी। माला सिन्हा जी थी, शर्मिला टैगोर जी थी, और आपके हेमा मालिनी जी थी, हेमा मालिनी थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। आपकी वैजंती माला जी थी, आपकी आपकी साधना जी थी, वो गाना है ना, अभी अभी तो आई हो बाहर बनी, साधना जी थी।
और ये साधना जी थी और देविका रानी उनके पहले थी, नहीं वो तो 40 उसमें थी, मधुबाला जी थी, मीना कुमारी जी थी, और मधुबाला जी मधुबाला जी और मीना कुमारी जी थी। तो ये जो अगर आप सब इनको, नरगिस जी, ठीक है, तो अगर इन सारी एक्ट्रेस को आप देखिए तो 1970 तक आपको कोई भी जो है फिल्मों में जो है कोई भी जो है जिसको कहते हैं ना बोल्ड सीन या इंटीमेट सीन, किस सीन आपको, क्योंकि लीलावती मुंशी जी ने जो है गुजरात की वो थी मोस्ट प्रोबेबली, और वो के मुंशी जी की पत्नी थी। तो उन्होंने रेगुलेशन बनाया था कोई भी ऐसे सीन जो है हम अलाउ नहीं करेंगे बॉलीवुड में, ठीक है। अब तो चलिए वो उस समय की बात है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड का और भारतीय समाज का बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था, मैं अभी जैसे अभी आपका आर्टिकल 377 जो था, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ कानून था ब्रिटिश इंडिया में। एक्चुअली ब्रिटिश, ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश पहली बार है, तो वहाँ के ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे। तो बंगाली ब्राह्मण्स और जो उनका साथ लेके ब्रिटिशर्स ने इंडियन पिनल कोड बनाई भारत में, जिसको कि आज भी कानून, इंडिया पाकिस्तान दोनों का जो कानून का बेसिस है वो इंडियन पिनल कोड है। अब थोड़े से उसमें चेंजेस, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास सबसे बड़ी पावर है। तो उसमें लेकिन जो बेसिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉ का वो है इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860s में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी भारत में, ठीक है। तो मैं आपको प्रिय होने के नाते कह सकता हूँ, तो उस समय जो आपका होमोसेक्सुअलिटी है उसको, वो एक क्राइम था और उसके खिलाफ कानून था आर्टिकल 377, ठीक है। और जो विवाह के बाहर जो जो रिलेशनशिप है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल या आउटसाइड मैरिज, या आउटसाइड मैरिज जिसे एडल्ट्री कहते हैं, जिसको आप ये वर्ड पढ़िएगा डिक्शनरी में, एडल्ट्री है या एक्स्ट्रा रिलेशन जिसको हम कहते हैं, अविवाहिक संबंध कह लीजिए, क्योंकि समाज उस समय 1960 1900 में आप जानते हैं किस टाइप का समाज था। तो उसके लिए आर्टिकल 497 था। तो अब दोनों ही 377 को तो होमोसेक्सुअलिटी कोर्ट ने हटा दिया कि भाई दोनों अगर पक्ष, दोनों लोग आप आपस में चाहते हैं तो वो हम बीच में नहीं आएंगे। और आर्टिकल 497 को भी, जो कि एडल्ट्री या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर्स जिसके, उसके लिए जो कानून था, उसको भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, कहा कि ये दोनों लड़के लड़की का चॉइस है, इसमें हम बीच में नहीं पड़ने वाले, ठीक है। ये और जो फिर 1900 एंड जो फिर आपका क्या नाम है, जो 50 से 70 तक के एम मुंशी की वाइफ लीलावती मुंशी ने जो कानून बनाया था, या कि कोई बॉलीवुड में, कोई बॉलीवुड उस समय बॉलीवुड तो नहीं, वर्ड नहीं था, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कोई इंटीमेट सीन नहीं होगा, वो भी, और 70s के बाद से वो भी कानून एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्यों कहना चाहता हूँ ये तीन कहानी आपको, जो मैंने बताया कि लीलावती मुंशी जी ने जो कानून बनाया, एक आर्टिकल 497 जो कि एडल्ट्री के खिलाफ जो लॉ था, और एक है कि आर्टिकल 377 जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ था। आर्टिकल 497 एडल्ट्री या जिसको कहते हैं ना आउटसाइड मैरिज अफेयर, या एडल्ट्री प्लस एक्स्ट्रा अफेयर्स, इनके खिलाफ था 497 जितना मैं जानता हूँ। तो जो तो ये तीनों लीलावती मुंशी जी का मैंने आपने ला लिया, जिन्होंने कि 1950 से 70 तक किसी भी तरह की इंटीमेट सीन, जो भी आप कह लीजिए, या लव सीन को उन्होंने बॉलीवुड से करीब करीब आने नहीं दिया। 70s के बाद ही एक्चुअली ये जो है इसकी बहुत ज्यादा जो है बिगिनिंग हुई, ठीक है। तो मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ, अभी जो आपको बताया कि जो बॉलीवुड है आपका और जो समाज है, इन दोनों का बड़ा बड़ा संबंध है, और इस संबंध को विच्छेद नहीं कर सकते, ठीक है। तो बॉलीवुड हमारी लाइफ का पार्ट है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ, अभी आप सोचेंगे मैं क्यों कर, देखिए मैं आपसे बताता हूँ। मैं कहानी कई बार आप सबको बता चुका हूँ और आज फिर बताना चाहूंगा। मैं जब छोटे थे, मैं बच्चा था, तो मेरे मेरे लाइफ में एक ही चीज थी, या तो पढ़ाई लिखाई माँ बाप के डर से, और दूसरा क्रिकेट। और मैं दिन भर बैट लेके जो है घूमता रहता था अपने अपने लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में। तो सब मुझे हंसते थे मेरे ऊपर, ठीक है। तो मेरी मम्मी बहुत डांटती थी और वो कहती तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको ठेला लगाना पड़ेगा, तुम पढ़ाई लिखाई को क्रिकेट विकेट के चक्कर में मत पड़ो। तो मेरे फादर बैंक करते बहुत बिजी रहते थे, ठीक है। तो फादर जो थे, एक दिन उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया रात को, और उन्होंने कहा कि तुम क्यों पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, क्रिकेट में तुम इतना मन क्यों लगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सचिन बन के दिखाना है। और मम्मी ने कहा कि इसको हम समझाते, ये पढ़ाई लिखाई करता नहीं, इसको आप जो है समझा लीजिए, ये बर्बाद हो जाएगा। तो पिताजी ने मुझे कहा कि देखो बेटा, मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ, तीन चीज इंडिया में बहुत फेमस है। वो एक है क्रिकेट, जो उस सुनील गावस्कर और क्या नाम था, मंसूर अली खान पटौदी, और उसके बाद लाला अमरनाथ उस समय से। एक है बॉलीवुड, जो अमिताभ बच्चन जी जिसके बहुत बड़े सूत्रधार हैं। और एक है पॉलिटिक्स, ये सेलिब्रिटी स्टेटस इंडिया में, इनके अलग एक रौनक है। मतलब हॉकी में भी हम वर्ल्ड चैंपियन रहे और सब, और फुटबॉल में भी हम बहुत सुपर पावर एक समय थे, आपको शायद नहीं पता होगा। लेकिन पापा ने तीन नाम लिया, क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें भारत बेटा सुपर पावर है, या बहुत ही बड़ा ये क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स बहुत बड़ी ये ताकत है इंडिया में, ठीक है। लेकिन हर बाप चाहता है उसका बेटा या तो डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, या सरकारी नौकरी करे, ठीक है। ये
डायकॉटमी है इंडिया में कि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या सेकंड, लेकिन क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स इंडिया में तीन सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ। और दूसरा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बार मैं इंटरमीडिएट पढ़ लिया था, तो बीटेक भी खत्म कर चुका था, इलाहाबाद की बात है। तो मैं आ रहा था अपने कॉलेज से घर, शायद अगर भूल गया हूँ, तो मैं जहाँ मैं रुका एक जगह, तो एक महिला थी, तो उन्होंने मुझे कहा भैया एक सेकंड रुकेंगे? हमने कहा हाँ बताइए। तो कहा मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे अब घर तक थोड़ा छोड़ दीजिए। तो ठीक है आप बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं उन्होंने गाड़ी में बैठा और मैं उन्हें छोड़ने गया, और रात को मैं घर आया उस दिन। ठीक है, तो आपको शायद कहानी बताया हूँ। तो खाना खाने का बात था, हम पिताजी और मम्मी, और अगले दिन छुट्टी थी, तो उम्मीद कर रहे थे कुछ अच्छा खाना बनेगा। और मैंने गलती से कह दिया कि वो मैं जा रहा था और एक मैडम मिली थी, उनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो प्रॉब्लम में थी, और मैंने उनको जो ड्रॉप कर दिया, मैंने ये कहा। तो पिताजी थोड़ा खुश है, मम्मी ने सर घर पे उठा लिया, कहा कि तुम क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो? क्यों ऐसा, क्यों आप कह रही हैं? कहा कि वो एक लड़की है, अगर तुम पे कोई गलत इल्जाम लगा देती, तुम पे कोई केस कर देती कि तुमने उसके साथ गलत किया, तब जानते हो हमारे घर का जो रिस्पेक्ट है, परिवार का जो मर्यादा है क्या, और परिवार का जो नाम है, पूरा मिट्टी में मिल जाता अगर तुम्हारे ऊपर वो उसने लड़की ने कोई गलत केस लगा दिया। वो गलत केस लगाती कि उन्होंने कहा भैया छोड़ दीजिए, मैंने उन्हें छोड़ दिया एज अ ह्यूमन बींग। आप इतना क्यों सोच नहीं? कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझते, तुम अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप हुआ कि जब मैं आपको बताता हूँ, जिस एरिया में रहता था, लोकेलिटी जिसको कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, तो वहाँ एक बार क्या हुआ कि एक में हमारे रिलेटिव थे, तो कई लोग ऐसे थे, आजकल तो समय बदल चुका, तो उस समय का जब था कि खानदान में क्या धर्म, जात और गोत्र, ये तीन देख के शादियां होती थी। पत्री, पंडित जी कुंडली लाते थे, और फिर ये पंडित तय करते थे कि किसके साथ किसकी शादी होगी। ये उस समय की बात है पहले। तो वो समाज बदला, और अब मैं तो, और आजकल को तो लव मैरिजेस का या सेल्फ चॉइस मैरिजेस का युग है, और चलिए बहुत पॉपुलर है ये चीज। और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा डायकॉटमी है इंडिया में, क्योंकि मैं एक बार अमेरिका के कोई मेरे उससे सुन भी रहा था कि वो इंडिया में अरेंज मैरिज को लेके बड़े ही वो कंफ्यूज थे, क्योंकि इंडिया में जो फिल्म बनते, लता जी का नाम है 1960s की बात नहीं कर, शाहरुख खान जी का था, क्या नाम था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ठीक है, तो ये गाना तो बॉलीवुड, मतलब मैं ये अभी आपको बताता हूँ ये बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अगर आप मुझसे पूछिए, आप किसी से ही पूछेंगे तुमने प्यार का या लव या प्यार कैसे सीखा, तो लोग कहेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी, कोई कहेगा मैंने किसी लड़की को डांस करते देखा, किसी ने कहा मैं, देखिए मैं, क्योंकि मैं जिस घर से पला बड़ा, बहुत डर था मेरे मम्मी पापा का, मम्मी का स्पेशली बहुत डर था, तो ये सब कभी भी किसी को प्रपोज करने की तो हिम्मत थी नहीं, घर घर के तौर पे। ठीक है, तो मैंने जो लव का जो या जो ये प्रेम का कॉन्सेप्ट है, वो मैंने लता जी के संगीत से सीखा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे सब घर वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। तो संडे के दिन जो है इन लोग जो है वो तब 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 यूट्यूब नहीं था, तो तब रेडियो पे और टेप पे इन लोग गाना सुनते थे, लता जी का और मुकेश जी का और मोहम्मद रफी साहब का। सारे गाने, क्या जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ना जमाना चाहे रोके खुदाई, उनको आना पड़ेगा, ये एक गाना था। फिर वो गाना था का करूँ सजनी आए ना बालम, तड़पत बिती मोरी उनमिन रतिया। ठीक है, ये गाना था। फिर आपका मोहम्मद रफी साहब का गाना था क्या 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 वो, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। ठीक है, तो जो मैं बचपन से छोटा था, तो मैं इन सब गानों को सुनता था, और जब इनको सुनता था, तो तब इनसे मैं इंस्पायर होकर मुझे जो है, मतलब ये एक बहुत डायकॉटमी है इंडिया में, जहाँ इतने प्यार के गाने बनते हैं भारत के फिल्म इंडस्ट्री में, और इतने सुपरहिट गाने बनते हैं। आप अमेरिका में जाइए, आप दुबई में जाइए, जो पूरा अरबिक कंट्री है, अमेरिका में जाइए, हर जगह बॉलीवुड के फिल्म के गाने हर जगह सुपरहिट है। आज के नहीं, आवारा हूँ टाइम से उस समय। तो जो है उसके बावजूद जो है इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखें, मेजोरिटेरली जिसको कहते हैं ना, जो माँ बाप के चॉइस के बिना, जिसको हम सेल्फ सिलेक्टेड या लव मैरिज कहते हैं, इतना इतना ज्यादा डर है उस चीज को लेके इंडियन सोसाइटी में। बल्कि बॉलीवुड हर समय प्यार के गाने बना रहा है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। और मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ कि लता जी के बारे में, जब वो भगवान है मेरे लिए, दोनों रफी साहब दोनों, कि जिन्होंने खुद शादी नहीं की, उतना इतने अच्छे रोमांटिक सॉन्ग गा कैसे सकती है, क्योंकि खुद तो एहसास होना चाहिए ना सबसे पहले। तो ठीक है, तो ये चीज मैं आपसे कहने की चेष्टा कर रहा था। ठीक है, तो जो मैं इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों की बात करते हुए आपसे, आपके सामने। ठीक है, तो जो मैं आपसे, हाँ, तीसरी चीज़ मैं बता रहा था, पहला मैंने आपको बताया कि पिताजी ने कहा कि जो है क्या, क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स बहुत फेमस है, लेकिन हर बाप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, या
या सरकारी नौकरी, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मम्मी मम्मी ने कहा कि वो एक फीमेल थी, एक महिला थी, उनको मैंने छोड़ा तो मम्मी ने घर सर पे उठा लिया कि तुम जानते हो, तुम तो अमिताभ बच्चन समझते हो, अगर वो तुम पे कोई केस कर देती, कुछ गलत गलत कर देती, तुम किसी लड़की को अब छोड़ना मत अपने गाड़ी से, तो मैं डर के मारे में क्या करता। और तीसरा सबसे खतरनाक था, तो हमारे हम जब मैं जब बड़ा हुआ 90, तो उस समय तक समाज में बहुत समाज आगे बढ़ चुका था 60s के कंपैरिजन में, ठीक है। अब दिल के अरमा आस बन के रहेगा नहीं था, अब लोग प्रपोज कर देते थे, ठीक है, हम जब स्कूल में थे, ठीक है। तो कई लोग ऐसे लोग तो कई घर वाले भी क्या करे, बच्चे जब कहते तो घर वाले भी जो है या समाज वाले भी लव मैरिज को मान लेते थे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल छोटा देके समझाता हूँ इस बात को, ठीक है। तो ये था, तो फिर जो है, तो क्योंकि लेकिन समाज का अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बहुत ही स्टबर्न और रिजिड है एज कम्पेयर, ठीक है। मैं जो दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो जैसे मोहल्लेदारी है, तो समझ लीजिए कोई बड़े कोई बहन है, कोई भाई है रिलेटिव, मैं तो अकेले हूँ माँ बाप का बेटा, तो वो समझ लीजिए उसने शादी कर ली, समझ लीजिए अपने मन से शादी कर ली, तो पहला कमेंट आएगा कि हम लोग नहीं थे चुनने के लिए, क्या इतने तुम बड़े हो गए कि तुम अपनी लाइफ खुद सेट कर सकते हो, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहेंगे ये तो शादी, ये कोई कोई लव वह कुछ होता नहीं है, ये सब पैसे का और लस्ट, लस्ट मतलब क्या होता है, लस्ट और पैसे का खेल है। ये शादी, ये क्या, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब पैसे का और जवानी का, पैसे का और जवानी का खेल है। पैसा, जवानी और लस्ट, इन तीनों का खेल है, ये कोई जो है लव ऑफ कुछ होता नहीं है। तो फिर 3 कमेंट आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो जो मुख्यतः चीज है, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस देश में बॉलीवुड में हर समय इतने प्यार के गाने बनते हैं, मैं क्योंकि मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मैं 23 साल तक करीब करीब अपने घर में था, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर निकला, तो अगर आप देखें तो मैं अगर समझ लीजिए मैं इलाहाबाद में ना पला बड़ा होता, तो बॉम्बे में मैं पला बड़ा होता या बेंगलोर में पला बड़ा होता, तो शायद मेरे मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अलग इंसान होता, लेकिन मेरी मेंटालिटी का, मन का जो मेरा जो आईना है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रूरल भारत के एरियाज है, उसमें एक तरह का सेंसरशिप या सोसाइटी में कंट्रोल है एज कम्पेयर टू किसी सिटीज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो मैंने आपको 3 चीज कहा कि लीलावती मुंशी जी के बारे में बताया, जिन्होंने बॉलीवुड में ये कानून बनाया था 50 से 70 तक कोई इंटीमेट सीन या ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा चीज हमने बनाया कि आर्टिकल 377, जो कि जो कानून था सेम सेक्स के होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, और 397 एडल्ट्री के खिलाफ था, 497, ठीक है। तो ये तो कानून अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक समय था भारतवर्ष में, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, ठीक है। जो मैं आपसे प्रियेश होकर ये चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक चीज हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये अमेरिका वाले बड़े बड़े ही शौक में रहते हैं कि जिस देश में इतने प्यार के गाने बनते हैं, आज के नहीं, कपूर फैमिली के टाइम से भी अगर आप देखें, फिर प्यार क्या तो डरना क्या, फिर किशोर कुमार का देखें, फिर आप हेमंत जी का देखें, फिर मोहम्मद रफी साहब का देखें, अगर आप कॉन्टिन्यूसली उस चेन को, लता जी और आशा जी का भी आप देख लें, तो जिस देश में इतने ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग बनते हैं, उस देश में मतलब उस देश में इतनी ज्यादा जो है रोमांस के अगेंस्ट एक फैमिली का गुस्सा झेलना पड़ता है लोगों को। तो ये डायकोटमी या डुअलिटी, या ये देख के ये जो ये क्या कबीर ने कहा ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। फिर सुनिएगा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत, एक है, दो पाटन है जीवन में, एक है बॉलीवुड जो कहता है कि क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई उनको आना पड़ेगा, क्या तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये एक बॉलीवुड कहता है। और घर वाले कहते हैं कि माँ बाप जो कहेंगे उसी से शादी करना है, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं, मैं इंडिया की मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। तो ये जो दो पार्ट है, इसके बीच में इंसान पिसता है। तो वही कबीर दास की बात आ जाती है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ठीक है। ये एक फंडामेंटल चीज है, ठीक है। चलिए आप अब आते हैं, तो ठीक है, तो ये तो हुई, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा था, बॉलीवुड का जो इम्पैक्ट है भारतीय समाज का, वो एक आईना है, ठीक है। हम आप सभी लोग जब बड़े होते हैं, तो हम उस आईने को देख के बड़े होते हैं, ठीक है। और बॉलीवुड, कोई ये कह दे, जैसे कि कोई समझ लीजिए कह दे, मैं मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 8th में पढ़ता था, तो उस समय जो है उस समय जो है ऐसा कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा यूट्यूब नहीं था। तो हम लोग जब 8th 9th में हम लोग पढ़ते थे जिस समय, तो टीवी सीरियल, टीवी के माध्यम, टीवी पे ही सारी फिल्में आती थी। तो रात को सैटरडे संडे को फिल्म आती थी, और दोपहर को 4 बजे के आसपास एक फिल्म आती थी। तो मैं जो उस समय 8th में, मैं जो टीवी देखने का बहुत शौकीन था, और मैं डेली जो है फिल्म देखता था। तो एक दिन मेरे पापा कहते हैं
कि तुमको पढ़ाई लिखाई से लगता है कोई मतलब नहीं है, तुम बस फिल्मों के चक्कर में इतना क्यों पढ़ते हो, ठीक है। और क्रिकेट में तो घर वालों ने जानते हैं, दंगा कर दिया कि इसको क्रिकेट नहीं बनने, तो क्रिकेट बनेगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों दो चीज ये ठीक है। तो इसका जो ये तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन जो सारांश है वो ये है कि जो है सोसाइटी में जो है बॉलीवुड को लेकर, फिल्म को लेकर रेजिस्टेंस है, ठीक है। बड़े बड़े सिटीज में आपको लाइफ को बहुत नॉर्मल वे में आप लीड कर सकते हैं, लेकिन गांव गांव में आप आज भी जाइए तो वो जो 1960s का जो गाना था ना, कि मैं तेरी दासी जन्म की प्यासी, और क्या, पिया ऐसो जिया में समाये गयो ले, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा, गीता दत्त ने, सॉरी इनका नाम तो मैं भूल गया, गीता दत्त बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी संगीतकार थी, क्योंकि पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवाए गयो, और ये था मीना कुमारी जी का गाना था, और ये था वो था, वक्त ने क्या क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, ना हम रहे ना हम, ठीक है। तो ये गीता दत्त जी का उस समय का बहुत बड़ी संगीतकार थी वो भी, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का आशय है प्रियेश होने के नाते, वो ये है कि वो जो मैंने अभी अभी कहा इस बात को आपसे, तो जो ये कहना कि मैं, तुम ही हो मेरे, ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगा, तो ये जो यूपी के गांव हैं वहां पर आज भी ये गाने का झलक दिखाई देता है आपको। सिटीज तो बदल गए, यहाँ पर हाईली मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन उस गांव गांव में आज भी, अगर आप समझ लीजिए, आप लखनऊ से या आप क्या नाम है नोएडा से 80 किलोमीटर आप अंदर जाइए, लखनऊ से 60 किलोमीटर, वो जो गाना है ना कि मैं क्या, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता कजरा, ये तुम ही हो मेरे श्रृंगार प्रीतम, मैं आज तुमको ना जाने दूंगी, ये जो गाना, ये रियलिटी उसमें दिखता है किसी की गांव गांव में, ठीक है। जो रियल जिसे कहते हैं, रियल जो इश्क कहते हैं या प्यार कहते हैं, ठीक है। बॉलीवुड ने, मैं तो फिर अपने जीवन का कहता हूँ, क्योंकि घर में मैं एक ही बेटा था, माँ बाप का, मम्मी का बहुत डर था लाइफ में, तो मैं लोग आप किसी लड़के से आज पूछिए हमारे उम्र के लड़कों से, तुमने प्यार किया है, तुमने किसी को दिल दिया है, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने प्यार किया है, मैंने भी दिल दिया, जो ऋषि कपूर जी का गाना था, ठीक है। ये था, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने, अगर कोई मुझे, क्योंकि माँ बाप का डर था बहुत ज्यादा, घर वालों का, तो मैंने कभी सब चीज सोचा भी नहीं, क्योंकि घर का बहुत ज्यादा फियर था। ये एकदम से मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम, घर का मतलब नॉट ओनली घर, सोसाइटी का जो भी एक मैंने कहा ना आपको कि वो कि क्या प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, पैसे और जवानी का खेल है। तो और मैं आपको सभ्य भाषा बोल रहा हूँ, सभ्य भाषा में बोल नहीं सकता इसमें। तो जो फैमिली का ये जो सर्कल है, उसके कारण एक मन में एक फियर तो था ही था, इस चीज को लेकर, ठीक है। प्रियेश होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने अगर कोई, जिसको कहते हैं क्या, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, वो मेरे यारों, क्या तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, ठीक है। तो जो प्यार और मोहब्बत की बातें हैं, मैंने बॉलीवुड की फिल्मों से सीखी है, मैंने कभी स्कूल में किसी फ्रेंड से नहीं सीखी है, ठीक है, या किसी गर्लफ्रेंड से नहीं सीखी है, ठीक है। बॉलीवुड के संगीत से मैंने ये सीखा, क्योंकि सचमुच ही हमारे घर के सभी लोग बहुत बड़े संगीत के शौकीन थे, और संडे के दिन छुट्टी के दिन वो जो है गाना सुनते थे, तो उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखा, ठीक है। तो ये एक तरह का ये चीज़ हुआ, ठीक है। और अगर आप अमेरिका के लोग, तो अमेरिका के लोग को दो तीन चीज़ों में बड़ी आश्चर्य होता है इंडिया से, मैं फंडामेंटल प्रैक्टिस के लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक उनको आश्चर्य इस बात होता है अमेरिका के लोगों की, ये कि इतने ज़्यादा बॉलीवुड में प्यार और रोमांस के गाने होते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो बॉलीवुड रिप्रेजेंट करती है, उसके बावजूद इंडिया में जो है मतलब कि अरेंज मैरिज का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है, इसको, इस डायकॉटमी को वो समझ नहीं पाते। दूसरा है कि वो ये समझ नहीं पाते, आईआईटीज का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय क्रिएशन हुआ, तो आईआईटीज जो है भारत की टेक्निकल पावर को शो करती है। टेक्नोक्रेट को सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला जी हैं, उसके बावजूद तो आईआईटी वाले इतने ज़्यादा सिविल सर्विस में क्यों जाते हैं, या आईआईटीज में, या जो टेक्नोक्रेट है, जैसे मैं आपको अपने तारीफ करना उचित नहीं है, जो मैं तो पूरा लाइफ ही आईटी का ही है, लेकिन मेरे जैसा लड़का क्यों स्टाफ सिलेक्शन में, या पुलिस में, या इनकम टैक्स में जाने का, या रेलवे में जाना चाहेगा। तो ये अमेरिका वाली, क्योंकि दोनों को संबंध नहीं है। इनकम टैक्स का आपका ये पूरा सिस्टम आया है, पुलिसिंग आई है, वो 1860s में आई है, जब कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस तो अभी भी बना है, ये था नहीं, तब ये आया है आपका पूरा जो है आपका ये पुलिस एक्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसका, लेकिन अब इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो ये चीज मैं कहता हूँ, तो मैंने जो आपसे कहा, और जिस बात का मैं भी जिक्र
जिक्र कर रहा था कि जो है क्यों ऐसा है जो अमेरिका वाले कहते हैं कि बॉलीवुड में इतने प्यार के गाने होते हैं लेकिन इंडिया में जो कहते हैं घर वालों से इंसान डरता है इतना प्यार के नाम पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये एक फंडामेंटल फैक्ट है जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बहुत है। तो देखो मैं आपसे कहता हूँ ये जो पहला लेक्चर है बॉलीवुड को लेकर मैं बहुत लेक्चर्स आगे बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड से बड़ा प्रभावित हूँ, ठीक है। और मैं अगर शायद मैं इलाहाबाद में पैदा ना होता और मैं जो है बॉम्बे में या बेंगलोर में जन्म होता मेरा, ठीक है। और मैं जैसे मैंने कहा 23 ईयर्स तक मैं बहुत शर्माता था, मैं किसी लड़की से अपने कॉलेज में बात नहीं करता था क्योंकि मेरे माँ बाप का मुझे डर था थोड़ा, मम्मी का तो बहुत डर था वो मुझे क्या कहेंगी, ठीक है। और जो है मैं शर्मीला था, आज भी हूँ, लेकिन उस समय तो बहुत ही ज़्यादा स्कूल कॉलेज में किसी लड़की से बात नहीं करता था क्लास में अपने स्कूल में, ठीक है। और जो है दूसरा सबसे बड़ा जो जो इशू है एज अ प्रियेश मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो है जो है अगर मैं अगर मैं मुंबई में या बेंगलोर में मेरा जन्म होता तो शायद मैं बॉलीवुड का एक्टर बन सकता था क्योंकि देखने में इतना भी बुरा नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जो सामाजिक रेजिस्टेंस है वो इतना नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं जब क्रिकेटर बनने के पीछे पागल था तो मेरे तो मैं पढ़ाई में कभी बुरा नहीं था लेकिन क्रिकेट के कारण मैं पढ़ाई से दूर होने का मेरा संभावना था क्योंकि क्रिकेट खेलना, और अगर आप क्रिकेट खेले, क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है रणजी ट्रॉफी में, वनडे भी उसमें 2020 होता नहीं था, हम जब बहुत कम पॉपुलर था, वनडे भी 50-50 ओवर का होता है। तो उसमें अगर क्रिकेट हम खेलते तो शायद पढ़ाई लिखाई इस तरह से हम ना कर पाते क्योंकि दोनों चीज को मैनेज करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो मेरे घर वाले हर तीसरी बात पे कहते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें ठेला लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तुम्हें जो है आम फल बेचना पड़ेगा, मतलब ये तो उन्हीं के डर के मारे मारे मैंने पढ़ा, मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ा, मैंने कोई शौक से पढ़ाई लिखाई नहीं की, ठीक है। ये मुझे आपसे आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे लाइफ में पीडीएफ नहीं होता, लाइफ को उसको डिलीट कर दिया जाता है, तो 22-23 साल जीवन के डिलीट नहीं किए जा सकते। तो मैं जिस 22 पहले जीवन के 22-23 साल तक मैंने इतना यही सुना कि क्रिकेट, बॉलीवुड, फिल्म, ये सारी चीजें जो है ये जो है बहुत ही जो है इंसान के कैरियर को खराब कर देती हैं, इंसान को पीछे खींच लेती है। अच्छा जो पढ़ाई लिखाई वाला होता है वो या तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, या तो गवर्नमेंट सर्विस करता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ किसी के पढ़ा तो 23 साल तक, तो 23 साल तक तो ये मैंने सुना, घर से बाहर ही नहीं निकला। 23 साल की, जैसे आप कहते हैं मैग्नेटिज्म और डी, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ किसी एक मेटल को चिपका दीजिए और उसको आप एक डिब्बे में भर के एक 5 साल रखिए, तो जब 5 साल निकालेंगे तो उसमें पूरा वो दूसरा जो एलिमेंट है वो भी मैग्नेटिकली बिहेव करने लगेगा, ठीक है, ठीक। और डीमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जब उसको आप अलग रखेंगे 5 साल तब वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लाइफ में मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म कंसेप्ट है कि हम जिस घर में, माहौल में, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसका जो प्रभाव है वो मैग्नेट की तरह हमारे माइंड को पकड़ लेता है। और जब उस प्रभाव से हमको छूटना भी होता है तो हमको कुछ समय लगता है क्योंकि उस प्रैक्टिसेस को, उस संस्कार कह लीजिए, या उस वैचारिकता को छोड़ पाना भी मन में छोड़ पाना भी, जैसे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही हंसेंगे आप, आज के समय में जैसे मैं तो कोई आर्मी में या पुलिस में जॉब नहीं करता, मैं मजबूरी कहिए चाहे लाचारी कहिए, मैं टेक्निकल या टेक्नोक्रेट हुआ। अब आज के जैसे बेंगलोर है या जैसे मुंबई है, यहाँ पर यह हो नहीं सकता कोई ऑफिस ऐसा जिसमें सारे मर्द 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 ये वर्ड यूज करो, सारे मेल्स नौकरी करें। तो आप चाहे किसी भी इन्फोसिस के ऑफिस में जाइए, चाहे आप किसी विप्रो के ऑफिस में जाइए, आपको आधे लड़के आधी लड़कियां मिलेंगी, ठीक है। अब आप अब इस जमाने में आप लड़कियों से मुंह मोड़ के तो चल नहीं सकते कि कोई लड़की उधर मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि वही छोड़िए, गवर्नमेंट के जो ऑफिस भी है, बैंक्स भी है, उसमें भी आजकल बहुत सिलेक्शन फीमेल्स का होता है, लड़कियों का होता है, ठीक है। तो आप कह दी, हाँ, आप ये सोचिए कि मैं लड़कियों से बच बच के निकल जाऊंगा, मतलब इस तरह से कि हम ऑफिस में काम करते हैं, आप आप सोच रहे कि मैं जो है ना, क्या था ना वो ये क्या नाम था शमी कपूर जी का, मैं तो ब्रह्मचारी, जहां देखा नारी फंसी तो फंसी, नहीं तो फिर बन गया ब्रह्मचारी, ठीक है। ब्रह्म चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ठीक है। तो आज के समय में जब ये मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट्स का कॉन्सेप्ट है या कुछ भी है, तो ये कह पाना कि मैं जो है, मतलब एक ऑफिस में जितने फीमेल्स है उतने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उस समय उसमें आधे शादीशुदा महिलाएं हैं, आधी नॉन शादीशुदा, आधे पुरुष भी नॉन शादीशुदा हैं।
तो शर्म से, शर्म और हया, शर्म हया, हाँ शर्म हया और बच के चलना, ये एक बेवकूफी है इस दुनिया में। क्या आप बड़े कंपनीज में जाके क्या आंखों में मतलब क्या करेंगे आप, मतलब जिसको कहते हैं ना, अगर आप इस माइंडसेट से चलने की मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, अपनी सीनियर से बात नहीं करूंगा, अपने जूनियर से, क्योंकि शर्म है मुझ में और हया है मुझ में, तो ये इम्प्रैक्टिकल है आज की सोसाइटी में। हो सकता है मैं तेरी दासी जन्म की प्यासी तुम ही हो, मेरे श्रृंगार प्रीतम ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी या वक्त ने क्या क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, ना हम रहे ना हम। तो उस जमाने में हो सकता है ये चीज लोग सोचते थे, उस जमाने में भी ये प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज के समय में तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज समय बहुत समाज आगे बढ़ चुका है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत की जो समाज है, भारत का जो समाज है और बॉलीवुड है, उसका ऐसा रिश्ता है जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का होता है, या पुत्र और माता पिता का होता है, ठीक है। दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअलिटी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अपनी बात को रिकैप कर देता हूँ। मैं जो मैंने शुरू किया था कि मेरे घर में और जिस घर में मैं पला बड़ा, वो लता जी को और मोहम्मद रफी साहब को लोग भगवान की तरह मानते थे मेरे घर में, ठीक।